Hello students. Now I am starting with next topic of chapter 6. Earlier we had discussed about the formation of DNA from DNA, that is replication, then transcription, formation of RNA from DNA. Now how the information get convert from RNA into protein, the process is known as translation. So, how this process takes place, with the help of what type of molecules are uh, responsible for the protein synthesis, where we will discuss. So, as we know that RNAs are formed after the process of transcription. So, we have three type of RNAs: rRNA, tRNA, and mRNA. So, rRNA will become a ribosome, or you can say the site of protein synthesis. tRNA become transfer tRNA, which is responsible, or we can say it as adapter molecule. adapter बेटा adapter क्या होता है? मोबाइल का adapter होता है ना, जो मोबाइल को सॉकेट को मोबाइल के साथ कनेक्ट करता है. सो adapter का काम क्या होता है कि जो DNA mRNA पे इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको रीड करना और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटी कोडोन्स हैं उनको बाइंड करना है और प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है. सो इट लिंक न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन विद amino acid sequence. So it is a link between these two points. So that's why we called it adapter, and adapter molecule is a tRNA. The last one RNA is the mRNA. mRNA is an encounter by the small subunit of the ribosome. It just help to initiate translation process and give information about the amino acid sequence, what type of amino acids are required for the synthesis of protein. So here in the first as a tRNA as a adapter, तो बेटा जो tRNA मॉलिक्यूल है, tRNA मॉलिक्यूल को पहले हम सॉल्युबल RNA भी बोलते थे जब हमें जेनेटिक कोड्स के बारे में नहीं पता था. जब जेनेटिक कोड्स का पता लगा तो फिर हमें tRNA के बारे में पता लगा कि tRNA एक जैसे उल्टा L होता है, इन्वर्टेड शेप L की फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर है. इसको कॉल्वर लीफ स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्लोवर लीव. तो बेटा tRNA की बेटा अलग अलग लूप्स हैं. एक जो बिल्कुल नीचे है उसको हम एंटीकोडोन बोलते हैं. एंटीकोडोन क्यों? क्योंकि जो हमारे mRNA पे कोडोन्स हैं जो एक एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, उसके जो हमारे 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन किस पे होता है? tRNA पे. तो tRNA उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो इसके बेस की वाला जो हमारा लूप है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंटीकोडोन. जैसे UC ये लिखा ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप. ठीक है बेटा. उसके बाद बच्चों हमारे पास जहाँ पे एंटीकोडोन लूप जो है बेटा हैज़ अ बेसिस, इसके बेसिस क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू दी कोड. जो हमारा कोड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इसके ऊपर सीक्वेंस. और इट ऑल्सो हैज़ अ अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड. और इसके ऊपर क्या होता है बेटा? से दूसरी साइड पे जहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का है SER लगा हुआ, इधर टायरोसिन लगा हुआ है TYR. ठीक है, पिंक कलर में. एक एंड पे इसके नीचे वाली बॉटम साइड पे इस पे एंटीकोडोन लूप होती है, ऊपर वाली साइड पे इसकी अमाइनो एसिड रिसेप्टर साइड होती है जिसपे अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है. और बेटा इसके नेक्स्ट हमारे पास जो इसको शुरू करने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस को, तो एक हमारे पास tRNA पे एक स्पेसिफिक साइट होती है और स्पेसिफिक tRNA होता है उस tRNA को हम इनिशिएटर tRNA बोलते हैं. ठीक है. उसका हमारा स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है? हमारे पास AUG. और उस जो tRNA हर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA है. तो जो tRNA हमारा इनिशिएट करता है ट्रांस प्रोसेस को उसको हम इनिशिएटर tRNA बोल देते हैं. तो हमारा tRNA स्टार्ट करने के लिए tRNA पर स्टॉप करने के लिए tRNA नहीं है. ठीक है. तो उसके वो हमारा अपने आप ही स्टॉप कोडोन की वजह से जो नॉन कोडिंग हमारे
कुछ कोडोन्स नहीं कोड करते तो अपने आप ही हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू रिलीज फैक्टर जो होता है वो बाइंड स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड कर जाता है, तो अपने आप ट्रांसलेशन प्रोसेस बंद हो जाती है। और जब हमारा इनिशिएटर टीआरएनए आके बाइंड करता है तो हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। जो बेटा हमारे पास ये एक आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये हमारे पास इसको क्लोवर लीव स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं और इसको इन्वर्टेड एल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे उल्टे एल की तरह लगता है अगर हम कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूलर टीआरएनए। तो टीआरएनए का मेन काम क्या है, ट्रांसलेशन करनी। ट्रांसलेशन के बीच में बेटा ये क्या है, जितनी जो हमारी सेलुलर फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये बड़ा वाला ऊपर जो हमारा ब्लॉक्स है ये लार्ज सब यूनिट, नीचे वाला स्मॉल। नीचे वाले स्मॉल में राइबोसोम ने किसको एनकाउंटर किया है, एमआरएनए को। एमआरएनए का 5 एंड उसके हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3 डैश एंड है आरएनए का। टीआरएनए ऊपर रेड कलर में है और ब्लू कलर में जो छोटे छोटे बीड्स हैं, सर्कल्स हैं, ये क्या अब हमें शो कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं और बाइंड कर रहे हैं। तो बेटा लार्ज सब यूनिट के ऊपर 2 साइट होती हैं, एक हमारी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, दूसरी हमारे पास पेप्टाइड साइट। तो जब 2 टीआरएनए हमारे पास दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो बेटा एनर्जेटिकली ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करनी शुरू कर देते हैं। जो टीआरएनए होंगे वो पहले बेटा सबसे पहले हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा एटीपी की हेल्प से। तो जो इसको हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोल देते हैं और अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर बेटा ये इसकी चार्जिंग के बाद जो हमारे पास 2 टीआरएनएज इकट्ठे आ जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम के बीच में 2 अमाइनो एसिड्स, पहले एक टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड लगा फिर दूसरे के ऊपर लगा, दोनों के दोनों राइबोसोम में आ गए। तो राइबोसोम पे आने के बाद तो जो दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स की। पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स को एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ते हैं। तो बेटा एनर्जेटिकली हमारे पास कैटलिस्ट होंगे जो कि करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। तो एक साइड पे जहाँ पे आके अमाइनो एसिड लगते हैं उसको हम अमाइनो ए साइड भी बोल देते हैं और जहाँ पे हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं उसको पी साइड भी बोल देते हैं। तो राइबोसोम्स बेटा हमारी एंजाइम की कैटलिस्ट की हेल्प से प्रोटीन के सिंथेसिस शुरू कर देते हैं। और हमारे पास क्या होता है, जो राइबोसोम है बेटा इसके बीच में एक हमारे पास स्ट्रक्चरल आरएनए है और इसके साथ 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं इसके बीच में। ठीक है, वो सारे के सारे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो इसके 2 सब यूनिट होते हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस। लार्ज होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसने एमआरएनए को इनकाउंटर किया होता है। ठीक है, तो एमआरएनए को इनकाउंटर करने के लिए वो मेन बेटा हमारा स्टेप है। जब एमआरएनए को एनकाउंटर कर लेता है स्मॉल सब यूनिट तो जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है एमआरएनए की प्रोटीन्स टू प्रोटीन्स वो शुरू हो जाती है। इस पे 2 और लार्ज सब यूनिट में हमारे पास 2 साइट है। स्मॉल का काम सिंपल क्या है, एमआरएनए को एनकाउंटर करना और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी शुरू कर देनी। जो लार्ज सब यूनिट है उसके ऊपर हमारे 2 साइट्स हैं। ठीक है, एक पे अमाइनो एसिड्स बाइंड करते हैं। ठीक है, और दूसरी पे हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक पे देखो वेलानिन लगा हुआ है, दूसरे पे हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स की चेन कॉन्टिन्यूसली बन रही है। क्यों बन रही है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहा है और एक अमाइनो एसिड को दूसरे। फिर अमाइनो एसिड्स हमारा फ्री हो जाता है। ये देखो इधर हमारे ये वाला अमाइनो एसिड्स हमारे पास, लुक एट दिस डायग्राम, वेट फॉर, ये देखो ये जो हमारा टीआरएनए है AGG लगा हुआ, ये फ्री हो गया। ये फिर चले जाएगा नया अमाइनो एसिड लेने और फिर इधर से नया हमारे पास टीआरएनए नया इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया कोडोन लेके आ रहा है और यू कैन से नया अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, क्योंकि ये एक हमारे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। नया अमाइनो एसिड लगेगा,
पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड साइड पे और फिर ये फ्री होके चले जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही हमारी ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूटी में रहती है। टीआरएनए अमाइनो एसिड लाएगा, अमाइनो एसिड आके पेप्टाइड साइट पे हमारे पास कैटालिस्ट पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, टीआरएनए फ्री हो जाएगा, टीआरएनए फिर नया अमाइनो एसिड लेने चले जाएगा। ठीक है, तो राइबोसोम भी बेटा एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारा ट्रांसलेशन यूनिट है एमआरएनए, ठीक है, वो बेटा एक तरह से आरएनए का ही सीक्वेंस होता है। तो बेटा हमेशा जो हमारी एमआरएनए का सीक्वेंस है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट कोडोन से, एयूजी से। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांसलेशन है वो कहाँ से शुरू होगी, स्टार्ट कोडोन एयूजी से, और जो स्टॉप कोडोन है उस पर जाके वो ख़त्म हो जाएगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगी, हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल रिलीज़ होके पॉलीपेप्टाइड बाहर आ जाएगा। और बेटा कुछ हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजंस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, उसको हम अनट्रांसलेटेड रीजंस बोलते हैं, यूटीआर्स बोल देते हैं। ये बेटा 5 एंड और से पहले और 3 एंड के बाद, मतलब इनिशिएशन कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे पता लगता है कि ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू होनी है और कहाँ पे ख़त्म होनी है। तो और बेटा इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्टार्ट करने के लिए राइबोसोम्स जो स्मॉल सब यूनिट है वो एमआरएनए को काउंटर करता है, और एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडोन होता है एयूजी, वो उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए आके उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे आके हमारा अमाइनो एसिड्स छोड़ेगा। ठीक है, फिर बात चले जाएगा फ्री होके नया अमाइनो एसिड लेके आएगा, कॉन्टीन्यूसली टीआरएनए नए नए अमाइनो एसिड लाता रहेगा। कैटलिस्ट की हेल्प से राइबोसोम के ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होता है, हमारे कॉन्टीन्यूसली अमाइनो एसिड्स एडअप होते रहेंगे। ठीक है, तो जो राइबोसोम है कोडोन टू कोडोन मूव करता रहेगा एमआरएनए के। ठीक है, 1 बाय 1 अमाइनो एसिड ऐड होंगे और वो सारे के सारे क्या करते रहेंगे, वो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो बिल्कुल डिक्टेटेड होगा वो डीएनए का। ठीक है, जो डीएनए का सीक्वेंस होगा उसका पूरा डिक्टेटेड फॉर्म होगी। ठीक है, और एंड में जब हमारे पास प्रोटीन चेन बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है, तो रिलीज़ फैक्टर क्या करेगा, स्टॉप कोडोन के साथ आके बाइंड कर देगा, वो अमाइनो एसिड चेन को तोड़ के प्रोटीन को रिलीज़ कर देगा और हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। So this is all about the translation, that is formation of or synthesis of proteins from mRNA. Goodbye.